इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव भी अगर सर पर है तो आरबीआई पूर्णतः इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटफॉर्म, संस्था है। और दूसरा एक बात और कहूं जो अडानी के टाइम पर हुई थी कि नरेंद्र मोदी वो आदमी है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, समाज और देश के साथ योगदान कर रहे हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। भले तुमने उसका विज्ञापनों में फोटो लगाओ या ना लगाओ, लगाओ, बहुत अच्छी बात है, लगाओ। हां तो साहब, जो पेटीएम पर आरबीआई ने लगाम लगाया है, उसकी नाक में डालकर लगाम खींची है, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि ये लगातार उल्लंघन कर रहे थे हमारे डायरेक्शंस का, डायरेक्टिव्स का, फाइनेंशियल पॉलिसी का। इससे बहन भी खुश है, भाई भी खुश है, जाहिलों का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार भी खुश है। खुशी ये इसी तरीके की है जैसी अडानी के टाइम पर जब हिडेनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो ऊपर ऊपर कह रहे थे कि जो गरीब लोगों का इनमें पैसा लगा है उनका क्या होगा, गरीब एक मिडिल क्लास आदमी का क्या होगा, है हमारे एसबीआई का क्या होगा, एलआईसी का क्या होगा, याद है ना। और मनी मन कह रहे थे, हे भगवान, हे प्रभु, हे खुदा, किसी तरह बस अडानी इन सबको लूट के विदेश भाग जाए तो मोदी जी का गिरेबान पकड़ने में बड़ा मजा आएगा। तो इसी तरह ये पेटीएम पर भी खुश हो रहे हैं और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। छोटा सा वीडियो है, ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रखता हूं, कॉमन सेंस रखता हूं, थोड़ा सा देखिए, उसके बाद जय श्री राम। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो याद आ गया ना, एसबीआई का क्या होगा और हमारे एलआईसी का क्या होगा। भैया हुआ ये कि अडानी कहीं नहीं गया और मेरी 2-4 लोगों से बातें हुई जो शेयर में से काम कारोबार से जुड़े हैं, कह रहे हैं भैया और मुनाफा करके दे रहा है अडानी। हाय 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 हाय, कितने अफसोस की बात है। दुआ तो मन मन में यही चल रही थी ना, बस किसी तरह अडानी सबको छोड़कर भाग जाए, 2-4-5 सुसाइड्स हो जाएं, उसके बाद मजा आएगा। लेकिन हो गया उल्टा। भैया मैं कहता था, अडानी हो या अंबानी हो, नरेंद्र मोदी अपनी साख पर आंच नहीं आने देगा। याद है ना, वो बोलता था कि सब 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा, और सब 2-4 महीने में ठीक हो गया। फिर से दोहरा दूं, जो इन्वेस्टमेंट में है शेयर मार्केट में, वो बता रहे हैं भैया और ज्यादा मुनाफा दे के जा रहा है। तो वहां तो भैया एक बहुत बड़ा फियास्को हो गया, बहुत बड़ी मायूसी हो गई कि अडानी भागा नहीं। अब आई है बात पेटीएम की। साहब मैंने देखा कि पेटीएम अपने प्रचार में नरेंद्र मोदी जी का फोटो इस्तेमाल करता था। मैंने राहुल गांधी का बयान भी देखा कि भाई पेटीएम में पैसा जाना मतलब मोदी जी को जाना। There's the whole concept of the Paytm, pay to मोदी। अच्छा, किस गणित से जाना ये मुझे नहीं पता, पर वो बोलता कुछ ऐसे ही था। अब जब आरबीआई ने, पकड़ के चलिएगा, जब आरबीआई ने लगाम कसी। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर कौन है? वो शक्तिकांत दास साहब। याद है जब शक्तिकांत दास साहब को गवर्नर बना रही थी सरकार, तो कौन कौन मातम कर रहे थे, याद है ना? याद आ जाएगा, देखिए, गूगल करके देखिए कौन कौन मातम कर रहे थे। तो साहब आरबीआई ने पेटीएम यानी पे थ्रू मोबाइल की नाक में नकेल कस दी। शर्मा जी का यह है, विजय कुमार शर्मा जी का 51 शेयर इसमें विजय कुमार जी के हैं और 49% पेटीएम बैंक के हैं। 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी, मतलब डेट नोट कर लीजिएगा, 2015 में नहीं हुई थी, 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। और मैं सलाम करता हूं विजय शंकर शर्मा जी को। ही वॉज अ यंग एंटरप्रेन्योर जो इस देश में पेटीएम यानी पे थ्रू मोबाइल का रेवोल्यूशन लेकर आया। इट इज अ रेवोल्यूशन जो वो लेके आया।
और जब नोटबंदी हुई, अगर आज मैं कहता हूं कि मिशन भारत में मैं 99.99% जो पेमेंट करूंगा सबको ऑनलाइन करूंगा, ना लूंगा ऑफलाइन, ना दूंगा ऑनलाइन, ना लूंगा हार्ड कैश, ना दूंगा किसी को कैश, ये पेटीएम के दम पर ही है। पेटीएम एक तरह से पर्याय बन गया जो हम लोग मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं उनका। तो पहली बात तो भाई सलाम है इस एंटरप्रेन्योर को जिसको 2010 से लेकर 2014 तक वो सम्मान और वो स्पेस नहीं मिला जो 2000 के बाद आके 2016-17 में आकर इसको मौजूदा गवर्नमेंट से मिला। और ये लोग हंसते थे कि मूंगफली वाला, पान वाला, हेयर कटर, फलाना ढमाका ये मोबाइल से पेमेंट लेगा। याद है ना चिदम्बरम साहब जो हंसते थे? तो भैया इसने सरकार की नीतियों के साथ मिलकर यह दिखा दिया कि हां भैया ऐसा देश में रेवोल्यूशन आ सकता है। तीन को हम सलाम कर सकते हैं, जियो को, पेटीएम को और नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को। यहां तक तो एक बात हो गई। अब आरबीआई ने यह आदेश दिया है कि आप कोई भी अब फर्दर डिपॉजिट नहीं ले सकते, जो पुराने कस्टमर हैं उनसे भी नहीं ले सकते। 2022-23 में आरबीआई ने पेटीएम पर शिकंजा कसा था, अब आप नए कस्टमर नहीं जोड़ सकते, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करा सकते, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं करा सकते। लेकिन हां इतना उन्होंने जरूर कह दिया है कि जिनका पैसा जमा है वो अपने डिपॉजिट निकाल सकते हैं। विजय शंकर शर्मा साहब का जो उसमें बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम इस पे प्रायोरिटी पर कंप्लायंस करेंगे। ये ऐसा जो आदेश आया है आरबीआई का, उसकी वजह से हां हमें भारी नुकसान होगा, लेकिन हम इसको रिकवर कर कर दिखाएंगे। अब इस पर बहन ने क्या ट्वीट किया, बहन के साथ भाई ने क्या ट्वीट किया, वो जाहिलों का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार क्या बोला, वो एक अलग बात है। ये बड़ा खुश हो जाता है जब ऐसी कोई खबर आती है कि कहीं घोटाला हो गया, कुछ एकदम कर लगाओ कैमरा लगाओ, जल्दी कैमरा लगाओ। ठीक, तो भैया देखते हैं बहन ने क्या बोला। बहन ने बोला नोटबंदी में पेटीएम कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ। विज्ञापनों के अनुसार इसमें सरकार से भी मदद शामिल रही, और जब इस कंपनी ने खूब ऊंचे दाम के साथ शेयर लॉन्च किया तब आम मीडिया क्लास हिंदुस्तानी को इसके शेयर खूब खरीदे। ये आम गरीब मिडिल क्लास हिंदुस्तानी की इनको वैसी ही फिक्र हो रही है जैसे अडानी के टाइम पर हो रही थी। ऊपर ऊपर कह रहे थे कि हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है, और अंदर अंदर लड्डू फूट रहे थे, बस किसी तरह ये भाग जाए इस मिडिल क्लास आदमी का पैसा दबाकर, तब आएगा मजा। खैर, कल अचानक वित्तीय अनियमितता मींस फाइनेंशियल इरेगुलरिटी आदेशों का पालन ना करना को लेकर आरबीआई ने इस कंपनी के कामकाज पर रोक लगा दी। आरबीआई ने, उसी गवर्नर ने, शक्तिकांत दास ने, जिसको ये कह रहे थे चोरों का चौकीदार या खुद चौकीदार, नरेंद्र मोदी लेके आया है। इन्हें शर्म भी नहीं आती, इनकी मेमोरी नहीं है कि इन्होंने किसके बारे में क्या कब बोला था। आगे चलते हैं। लॉन्चिंग रेट से अब तक पेटीएम का शेयर 75% घट चुका है। खबरों के अनुसार 18,000 करोड़ का नुकसान है। जैसा अडानी के टाइम पर भी ये बता रहे थे ना, 2 लाख करोड़ का नुकसान है। अच्छा, ये उन हजारों लाखों ईमानदार हिंदुस्तानियों की कमाई डूबी है जिनकी कंपनी में शेयर खरीदा था। एक तो इन जाहिलों को यह नहीं पता, मूर्खों को, कि भैया शेयर कोई बैंक का डिपॉजिट नहीं है। अगर इतना ही सेफ खेलना है तो जाके बैंक में 3 साल की 5 साल की एफडी करा दो। शेयर एक वोलेटाइल मार्केट होता है जहां ऊंचा नीचा गिरना उठना लगा रहता है। हर्षद मेहता के टाइम से ये चल रहा है। हर्षद मेहता के टाइम पर तो नरेंद्र मोदी नहीं था ना, तब तो तुम्हारी सरकार थी ना, तो ये लगा रहता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मोदी जी के राज में देश की सारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। आज अगर सेबी और आरबीआई स्वतंत्र होते तो आम भारतीयों को यह पैसा डूबने से बच जाता। ये भैया लगाम किसने लगाई है? किसने लगाई है? वर्ल्ड बैंक ने लगाई है, या कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है? ये लगाई किसने है? स्वतंत्र होते
यार बड़े मूर्ख हो यार, बड़े मूर्ख हो। अच्छा पहले सुन लेते हैं इस पर भैया ने रीट्वीट करते हुए क्या बोला। संस्थाओं की स्वतंत्रता को खत्म कर सरकार कैसे देश को बर्बाद कर रही है, आज पेटीएम फाइन इसके सामने उदाहरण है। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देने वाली पेटीएम के फ्रॉड में सेबी और आरबीआई जैसी न्यायिक संस्था मूक दर्शन बने रहे। मूक दर्शन बने रहे? अरे भैया ये नोटिस किसने भिजवाया है उनको? आगे चलो। अच्छा आगे इसी तरह की कुछ बकवास लिखी है, मैं आपको अपना टाइम नहीं खराब करना चाहता। तो इन्होंने ये बोला। अब भैया ये बताओ कि ये किसने भिजवाया? चुनाव कब है? चुनाव अप्रैल में मान के चलते हैं ना, यानी 2 महीने बचे हैं चुनाव में मोटा मोटा। फरवरी को भी गिन लेते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना गिन लेते हैं, 2.5 महीने पर डन करते हैं। अच्छा ये जो आरबीआई थी ये इस सर्कुलर को, पेटीएम पर जो गाज गिरी उसको, पेटीएम की जो बखिया उधेड़ी उसको, अच्छा ये बताओ अगर 2.5 महीने डिले कर देती तो क्या हो जाता? चुनाव सर पर है ना। आरबीआई तो पिछड़े का तोता है नरेंद्र मोदी का, ठीक। पेटीएम भी नरेंद्र मोदी का, यानी पेटीएम भी नरेंद्र मोदी का और आरबीआई भी नरेंद्र मोदी का। यही मतलब था ना जब वो बोल रहा था पेटीएम से ट्रांजैक्शन करोगे तो नरेंद्र मोदी को पैसा जाएगा। और नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण चुनाव 2.5 महीने बाद। तो नरेंद्र मोदी इन दोनों दोस्तों से ये नहीं कह सकता था कि यार आरबीआई सुनो यार जरा 2.5 महीने रुक जाओ, 2.5 महीने रुक जाओ, 2.5 महीने के बाद जब चुनाव खत्म होंगे जो लाठी तोड़नी है तोड़ देना। 18,000 करोड़ का हो या बाकी का हो, विपक्ष को इस बात का मौका ना दो, मिडिल क्लास को नाराज ना करो। कह सकता था, नहीं कह सकता था? 2 कौड़ी के गटर के झाइलो कह सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव भी अगर सर पर है तो आरबीआई पूर्णतः इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटफॉर्म, संस्था है, पूर्ण रूप से जो राजनीति और चुनाव से प्रेरित नहीं है और अपने फैसलों में राजनीति पर इसका क्या असर होगा चुनाव का ये नहीं देखती है। नरेंद्र मोदी या फाइनेंस मिनिस्टर से आदेश नहीं लेती है। और वो कंपनी जो मोदी जी के पीरियड में बढ़ी और जिसने प्रचार में मोदी जी की फोटो इस्तेमाल करी, उसकी ऐसी की तैसी वाट लगाने से नहीं चूकती है। तो ये तो बात हो गई आरबीआई के इंडिपेंडेंट होने की। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता क्योंकि चुनाव सर पर है। क्लियर है? क्लियर है। और दूसरा एक बात और कहूं जो अडानी के टाइम पर हुई थी कि नरेंद्र मोदी वो आदमी है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, समाज और देश के साथ योगदान कर रहे हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। भले तुमने उसका विज्ञापनों में फोटो लगाओ या ना लगाओ, लगाओ बहुत अच्छी बात है, लगाओ। देश में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सारा जो छोटा पैसा ब्लैक का था, अगर तुम वो मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शन में ले आते हो तो कितना पैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 1 नंबर में इकोनॉमी और करेंसी आएगी। सब करो, पूरी सरकार तुम्हारे साथ है। लेकिन नरेंद्र मोदी से रिश्तेदारी निकालकर अगर तुम कुछ गलत करने की सोचोगे तो नरेंद्र मोदी की संस्था या नरेंद्र मोदी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। भले उस टाइम लोकसभा चुनाव में मात्र 75 दिन बचे हो। क्लियर है दोनों बातें? बिल्कुल क्लियर है। और जो भी इनको जानते हो या कांग्रेसी या जो भी मजबूरी में कांग्रेसी बन गए हैं, इन दोनों भाई बहन मूर्खों को और जाहिलों के पत्रकार को मैसेज करो और बताओ कि आरबीआई ने चुनाव से पहले साबित कर दिया है कि वो निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। चुनाव हो या ना हो, कंपनी मोदी जी के करीब हो या ना हो, हम लाठी तोड़ने से नहीं डरते। और जब लाठी तोड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और उनके फाइनेंस मिनिस्टर बीच में नहीं आते हैं। इससे ज्यादा प्रमाण ईमानदारी का, आरबीआई की स्वतंत्रता का और नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का चुनाव से 75 दिन पहले नहीं हो सकता। लोग फक्र करो और गर्व करो कि ऐसा तुम्हारा प्रधानमंत्री है। अप्रैल में वोट देने जरूर जाना अगर इस देश में ऐसी निष्पक्ष और ईमानदार सरकार चाहते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।